जी, तमाम नेताओं की बात आपकी ओर से सुन ली गई है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह की टक्कर देखी जा रही है, एक तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, बाकी पार्टियों के दावे जरूर हैं, लेकिन चूंकि मैं बीते 71 दिनों से अलग अलग जगहों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूं, तो उसका अंदाजा हो जाता है जब पत्रकार ग्राउंड पर होता है। मौजूदा वक्त में कैराना में जाकर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की कैंपेनिंग चल रही है, हिंदू पलायन के मुद्दे को एक बार फिर से 2017 की तरह बीजेपी उठाना चाहती है, क्या मौजूदा वक्त में एक बार फिर से यह बड़ा मुद्दा बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? यह लग रहा है कि किसान या जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है वो इस पर भारी पड़ जाएगा। स्थिति क्या कहती है? देखिए चित्रा जी, आप खुद ग्राउंड पे गई हैं इसलिए आपको अंदाज है, और मैं भी तमाम लोगों के संपर्क में रहता हूं। मैंने यहाँ अभी चारों दलों के नेताओं की बात सुनी। मुझे बड़ा अफसोस ये हुआ कि चारों दलों में से किसी भी प्रवक्ता ने, चाहे सुधांशु जी जैसे हमारे मित्र हैं, सांसद हैं, और तमाम प्रवक्ता हैं, किसी ने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने बेरोजगारी की बात नहीं की, किसी ने किसानों के मुद्दे नहीं पे चर्चा नहीं की, किसी ने जो है जो आवारा पशुओं का मुद्दा उसकी चर्चा नहीं की, किसी ने जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की। बात क्या हो रही है? कैराना की बात क्या हो रही है? राम मंदिर की। यानी कुल मिलाकर के पूरे चुनाव को जाति और धर्म पर ले जाने की कोशिश हो रही है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में है, ये आखिरकार चुनाव आते आते दोनों पक्ष जो है जिनकी आप बात कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो या समाजवादी पार्टी गठबंधन हो, वो ध्रुवीकरण की ओर ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण की बात करेगी तो समाजवादी पार्टी जो है पिछड़े और मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करेगी, और बाकी जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो या जो मुद्दे मैंने गिनाए, वो गौण हो जाएंगे, और आखिरकार चुनाव धर्म और जाति पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक विडंबना है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सच है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दल बुनियादी मुद्दों की बात करें, ठीक है, राम मंदिर बन रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बहुत अच्छी बात है, या कैराना में मान लीजिए पलायन होता था, अब रुक गया, भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी उपलब्धि के रूप में ले रही है। वो अलग बात है कि कैराना में पलायन का मुद्दा उठाने वाले हुकुम सिंह जी ने खुद बाद में इसका खंडन भी किया था, और वहां पंचायत में उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। ये सब भी ऐतिहासिक तथ्य हैं। लेकिन कुल मिलाकर कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर के या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का नाम लेकर के जब चुनाव लड़ा जाएगा तो सीधे सीधे ध्रुवीकरण का चुनाव होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल हो रहा है, बिछ गया है, किस तरह जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, किस तरह डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो कम से कम विकास की चर्चा होती है। अगर प्रवक्ता पार्टियों के और नेता अगर विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, इन सारे मुद्दों पर बात करें, जीडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, किसानों की समस्याओं की बात करें, तो लगता है चुनाव ज्यादा बेहतर होगा, और चुनाव में तब असली परीक्षा होगी कि कौन कितने पानी में है। अगर वाकई प्रदेश की जनता खुश होगी सरकार से, ये विकास कार्यों से, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी। अगर वो महंगाई आदि मुद्दों को लेकर के दुखी होगी तो विपक्ष की तरफ जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है चुनाव जो है इन मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन घूम फिर करके आपने भी देखा होगा ग्राउंड में ज्यादातर कोशिश चुनाव को जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण पर ही ले जाने की हो रही है। जी चित्रा जी, धार्मिक ध्रुवीकरण के बिना बीजेपी का काम नहीं चलेगा क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी। चित्रा, सुधांशु जी से एक सवाल है, 5 सेकंड। आज गृह मंत्री जी एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए 5 लोग लेके जा सकते हैं। गृह मंत्री जी बगैर मास्क लगाए, तीसरी लहर चल रही है, सैकड़ों लोग करके लेके टहल रहे हैं, चुनाव आयोग कहां? ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सवाल उठ चुका है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, विनोद अग्निहोत्री जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि ये सही बात है कि विकास के मुद्दे के ऊपर बात होगी तो कोई दल कहीं टिकेगा नहीं। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। ये बताइए, मोबाइल हम सब यूज करते हैं। 2014 से पहले भारत दुनिया का 2nd नंबर का मोबाइल सेट का कंज्यूमर था आफ्टर चाइना, मगर हमारे यहाँ कितनी फैक्ट्री थी? 2। अब कितनी फैक्ट्री है? 140 भारत। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री कंपनी सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ब्रह्मोस मिसाइल, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, जो अभी हमने फिलीपींस को निर्यात करना शुरू किया है, वो कहां बनने जा रहा है? लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे उत्तर प्रदेश के वातावरण में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में बनेगी। बाकी हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर की हो गई, 10 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ की हो गई, प्रति व्यक्ति आय 47,000 से 94,000 करोड़ हो गई, वो अलग बात है। पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्किंग एयरपोर्ट थे, अब 7 एयरपोर्ट है। वो सारी बातें अपनी जगह है, मगर विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिम्मत ही नहीं है किसी ने विकास की बात करें। इसीलिए जो उन्होंने कहा महंगाई की बात तो की गई थी चित्रा जी, याद करिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रैली की थी। कहां की थी? जयपुर में की थी। मगर वहां बातें करने लगे उत्तर प्रदेश की और भाषण देने लगे। 8-9 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व में भाषण किया। और मैं विनोद जी के भी सुलभ संज्ञान में डालना चाहता हूं। ये बताइए, जिन्ना का मुद्दा कौन लाए? अखिलेश जी।
ये बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान वक्त सांसद समाजवादी पार्टी, 21 साल जैसे ही लड़कियों की एज की गई, अरे तुम लोग 4 बीवियां नहीं रख पाओगे, केटी हसन समाजवादी पार्टी। ये अयोध्या राइजिंग किताब सलमान खुर्शीद, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद। अब ये बताइए, ये कौन ला रहा है ये नैरेटिव सारे के सारे बिना वजह? ये बताइए, अयोध्या राइजिंग किताब इस समय काहे लिखी और उसमें हिंदू बोको हराम शब्द किसने प्रयोग किया? हिंदू तालिबान किसने प्रयोग किया? शशि थरूर। हिंदू पाकिस्तान किसने प्रयोग किया? मणिशंकर अय्यर। अब आप स्वयं बता दीजिए कि कौन भागता है और कौन इस ढंग के नैरेटिव लाकर यहां सिद्ध करने का प्रयास करता है। पोलराइजेशन किसको? गठबंधन दल के नेता ने